Hello everyone, welcome back to my journalism and mass communication UGC नेट लेक्चर सीरीज। सो आज का हमारा टॉपिक है मीडिया लॉज एथिक्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम कुछ लॉज पढ़ेंगे मीडिया के, कुछ एथिक्स पढ़ेंगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है जो प्रेस से रिलेटेड है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से पूछे जाते हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ द स्कोरिंग टॉपिक्स इफ़ यू आर giving the exam of UGC NET and CUET in journalism specifically. So आपको स्पेशल फोकस किन चीज़ों पे रखना है, आपको क्या क्या पढ़ना है इस यूनिट में से। आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(2), डिफेमेशन, सिडेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, प्रेस लॉ एंड लैंडमार्क कॉजेज। तो ये जो है कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और वीडियो है वो मैं इसके बाद डालूँगी, ठीक है। सो तब तक चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम ये शुरू करते हैं। सो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो लॉज वर्सेस एथिक्स, ठीक है, द कोड ऑफ डिस्टिंक्शन। अब लॉज क्या होते हैं और एथिक्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं कि लॉ और एथिक्स में क्या डिफरेंस है। सो बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है लॉ क्या होता है और एथिक्स क्या होते हैं। ओके, सो लॉ जो है, लॉ वो रूल्स होते हैं जो स्टेट या गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। अगर कोई लॉ ब्रेक करता है तो उसको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, जैसे कि फ़ाइन हो गया, इम्प्रिजनमेंट हो गया, लीगल एक्शन ले लिया किसी ने, ठीक है। अब एग्जांपल जैसे कि अगर कोई जर्नलिस्ट किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाता है और डिफेमेशन करता है तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाता है, उसको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। इट कैन बी इन लैक्स और करोड्स, ठीक है। तो इसीलिए लॉ जो है वो इन्फोर्सेबल होता है। और वहीं एथिक्स की बात करें, एथिक्स हो गया आपके मोरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या मॉरल्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं। सो ये बताते हैं कि एक जर्नलिस्ट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मीन्स कि क्या एथिकल गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। सो एथिक्स जो होते हैं ये लीगली एनफोर्स नहीं होते हैं, ठीक है, ये लीगल नहीं होते हैं। देन अगर एथिक्स जो हैं ये वायलेट हुए तो पनिशमेंट नहीं मिलती है, लेकिन जो रेपुटेशन है जर्नलिस्ट की वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं वो बिना फैक्ट के न्यूज़ बता देते तो ऑब्वियसली पब्लिक में उनकी इमेज जो है वो डैमेज होगी। सो जो ये अनवेरीफाइड न्यूज़ बताते हैं या वेरीफाइड न्यूज़ नहीं बताते हैं, सो ये एथिक्स जर्नलिज्म के नहीं फॉलो कर रहे हैं, एथिकल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे हैं। सो जर्नलिज्म में इंपॉर्टेंट एथिकल वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं? ट्रूथ, एक्यूरेसी, फेयरनेस, ऑब्जेक्टिविटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके, नाउ व्हाट इज़ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया? ओके, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये एथिकल कंप्लेंट्स हैंडल करती है एंड लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रेस काउंसिल कोर्ट नहीं है। ओके, ये किसी जर्नलिस्ट को जेल नहीं भेज सकती, सिर्फ वार्निंग या एक तरह का सेंसर कर सकती है चीज़ों को। ओके, सो ये डिफरेंस जो है मेनली पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। ओके, नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ मीडिया एथिक्स, ठीक है। सो आजकल के इन्वायरमेंट में देर इज़ अ चैलेंज ऑफ पेड न्यूज़, देन वी हैव सेंसेशनलिज्म, पॉलिटिकल प्रेशर, कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस, फेक न्यूज़। सो ये सब एथिकल जर्नलिज्म को अफेक्ट कर रही हैं ये चीज़ें, ठीक है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव की अगर मैं बात करूं, हर कंट्री में मीडिया फ्रीडम जो है वो अलग तरह से है। ओके, जैसे यूएसए में फर्स्ट अमेंडमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देता है, जबकि अथॉरिटेरियन कंट्रीज़ में जो है वो सेंसरशिप ज़्यादा होती है। सो इंटरनेशनल लेवल पर उधर आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सपोर्ट करता है। सो इंटरनेशनल लेवल पर यूडीएचआर आर्टिकल 19 जो है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सपोर्ट करता है। नो, जो लॉ है, लॉ आपको बताता है व्हाट यू मस्ट डू, वेयर एज जो एथिक्स हैं ये बताते हैं व्हाट यू शुड डू, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट, व्हाट आर द मेन गाइडलाइंस यू हैव टू फॉलो फॉर योर प्रोफेशन। ओके, सो ये इस तरह का डिफरेंस जो है वो मोस्टली आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। ओके, सो अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। मीडिया फ्रीडम का फाउंडेशन कॉन्स्टिट्यूशन ही है। ओके, हमें जो भी मीडिया फ्रीडम मिली है किसके बदौलत मिली? कॉन्स्टिट्यूशन के बदौलत। ओके, सो कब आया था? 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फाउंडेशनल कॉलोनियल फ्रेमवर्क बना था। ब्रिटिश रूल के दौरान एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क था ये।
देन 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरमैन बने। देन 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ। इस दिन को आज हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। सो एग्ज़ाम में बहुत बार ये पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब होता है। ओके, सो 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, जिसको हम एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। सो इन डेट्स पे एमसीक्यूज जो हैं पूछे जा सकते हैं। ओके, सो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन इनको लगे थे। ओके, अब मीडिया का क्या रेलेवेंस है? मीडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, सेकंड डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, देन प्रेस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है, देन जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड करता है। ओके, एंड इसी वजह से मीडिया को 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो अगर पूरे यूनिट में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो है आर्टिकल 19(1)(a). सो इससे क्या होता है, सिटीजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलता है। आर्टिकल 19(1)(a) के अकॉर्डिंग यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, लाइक बोलना, लिखना, पब्लिश करना, ब्रॉडकास्ट करना, इंफॉर्मेशन रिसीव करना। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ये डायरेक्टली नहीं लिखा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करके प्रेस फ्रीडम को आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर जो है वो इंक्लूड किया है। ओके, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है। एंड वहीं अगर हम आर्टिकल 19(2) की बात करें, यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, लाइक इफ़ यू हैव फ्रीडम देन देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑल्सो दैट कम्स अंडर आर्टिकल 19(2). सो फ्रीडम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ओके, गवर्नमेंट कुछ सिचुएशंस में रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, लाइक ठीक है, क्या क्या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं वो, रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, रेप्यूटेशन जिसको हम डेफेमेशन बोलते हैं, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, ओके, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी। सो इन सब चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर द 8 ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन? The first one is sovereignty and integrity. Second one is the security of state. Third one is the friendly relations with foreign state. Fourth one is public order. Fifth is decency. Sixth is morality. Seventh is defamation. Eighth is contempt of court. And 9 is incitement to offense. Okay. So अब हम कुछ important cases लें, जैसे कि बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, सो इस केस में क्या हुआ था, न्यूज़ प्रिंट रेस्ट्रिक्शंस जो थी वो स्ट्राइक डाउन की गई थी। ठीक है, वहीं अगर हम एग्जांपल इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सो कोर्ट ने कहा था कि टैक्सेशन का मिसयूज करके प्रेस फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Here we will study about the defamation, sedition and contempt of courts. Now what is defamation? Defamation होगी किसी की इमेज को, रेपुटेशन को खराब करना, डिफेम करना उसको। ठीक है, सो यहाँ पे आप किसी की रेपुटेशन को अगर हार्म कर रहे हो तो उसको डेफेमेशन बोलते हैं। आईपीसी सेक्शन 499 502 तक, तो इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा होता है, डेफेमेशन, जो कि सेक्शन 499 में आता है। सेक्शन 500 में पनिशमेंट आती है। सो पनिशमेंट जो होती है वो अप टू 2 years इम्प्रिजनमेंट होती है, या फाइन होता है, या दोनों दी जा सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ सेडिशन। नाउ व्हाट इज सेडिशन? सेडिशन हो गया ओल्ड आईपीसी, जिसको हम 124A बोलते हैं। इट्स लाइक द न्यू बीएनएस सेक्शन 152। ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट हेट्रेस या डिसअफेक्शन क्रिएट करने से रिलेटेड है। सो गवर्नमेंट ने क्या किया था, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन ट्रायल्स को होल्ड पर रख दिया था। सो यूजीसी नेट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बेस्ड पॉइंट है। ओके, देन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, ये 1971 में आया था। एंड इसके टाइप्स होते हैं सिविल कंटेम्प्ट, कोर्ट ऑर्डर्स को इंटेंशनली वायलेट करना, देन यू हैव द क्रिमिनल कंटेम्प्ट, कोर्ट की अथॉरिटी को अंडरमाइन करना, देन जर्नलिस्ट को क्रिटिसिज्म और कंटेम्प्ट के बीच डिफरेंस समझना एक्चुअली ज़रूरी है। ठीक है, लाइक फेयर क्रिटिसिज्म अलाउड है एक तरह से। सो ये तीनों थे, इनके एग्जाम्पल भी मैंने शेयर किए। यू कैन गो थ्रू द पीपीटी एंड स्टडी अबाउट इट इन डिटेल। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड। सो हेयर आर सम प्रेस लॉज। ठीक है, पहला है आपका ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923।
ओके, सो गवर्नमेंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में या लॉ फ्रीक्वेंटली डिस्कशन में ये आता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867। ओके, सो ये इसमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं, लाइक व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये इंडिया का सबसे पुराना प्रेस लॉ है। इसका काम क्या है? न्यूज़पेपर की रजिस्ट्रेशंस देखना, प्रिंटिंग प्रेस रेगुलेशन, ओनरशिप डिक्लेरेशन। ओके, सो एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि ओल्डेस्ट प्रेस लॉ कौन सा इंडिया का, ठीक है, तो आपको इस एक्ट के बारे में बताना है, ठीक है, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में। ओके, रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट के बारे में। नाउ द नेक्स्ट इज वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955। सो जर्नलिस्ट के राइट को प्रोटेक्ट करता है ये एक्ट। इसके फीचर्स क्या हैं? वेज बोर्ड्स, सैलरी प्रोटेक्शन, सर्विस कंडीशंस, जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। नाउ व्हाट इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस? ओके, सो एमपीज में एमपीज एंड एमएलएज को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस भी मिलते हैं। कभी कभी मीडिया और पार्लियामेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है किसी भी तरह का। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, लॉ ऑफ ऑब्सेंटी। सो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऑब्सेंटी क्या हो गया कि क्या कंटेंट ऑब्सीन है या नहीं है। ओके, इसको डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग टेस्ट्स यूज़ हुए हैं। सबसे पहला है हिकलिन्स टेस्ट, 1868 में हुआ था यहाँ। ये सबसे पुराना टेस्ट है, आरवी हिकलिन ने दिया था। सो ये कहता था कि अगर कंटेंट करप्ट कर सकता है वल्नरेबल माइंड्स को तो ऑब्सीन माना जाएगा। ओके, सो आज इंडिया में ये यूज़ नहीं होता है। देन सेकेंड इज अ मिलर टेस्ट, 1973 में आया था, यूएसए में डेवलप हुआ था ये। सो इसकी 3 कंडीशंस थी। पहली थी प्रूरिएंट इंटरेस्ट, सेकेंड वॉज द पेटेंटली ऑफेंसिव, थर्ड वॉज द नो सीरियस लिटरेरी वैल्यू। सो इंडिया ने इसे डायरेक्टली अडॉप्ट नहीं किया है। देन दी कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टेस्ट। सो ये करंट इंडियन स्टैंडर्ड है। इंपॉर्टेंट केसेस आगे जैसे अवीक साकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। सो कोर्ट ने कहा था कि कंटेंट को पूरे कंटेक्स्ट में देखा जाएगा। आज इंडिया में यही एप्लीकेबल स्टैंडर्ड है। सो कुछ रिलेटेबल एक्ट्स क्या हैं, जैसे कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986, सो वुमेन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। एडवर्टाइजमेंट्स और मीडिया पोर्ट्रेयल को रेगुलेट करता है। देन वी हैव द SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, सो हेट स्पीच और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये एक्ट। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ हेयर आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट केसेस, ठीक है। सबसे पहला है आपका सकाल पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट न्यूज़पेपर पेजेस जो है यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करी थी। कोर्ट ने कहा था कि सर्कुलेशन भी प्रेस फ्रीडम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ द सेकंड इज द बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ न्यूज़पेपर कंट्रोल ऑर्डर स्ट्राइक डाउन हुआ था एंड एडिटोरियल फ्रीडम को स्ट्रेंथन किया गया था। नाउ द थर्ड वन इज़ द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें टैक्सेशन के थ्रू प्रेस फ्रीडम को इनडायरेक्टली रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो क्रिमिनल डिफेमेशन जो है अपहेल्ड किया गया था इसमें। देन वी हैव द मीडिया वन ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस केस। सो ब्रॉडकास्ट फ्रीडम को स्ट्रेंथन किया गया। ओके, अब कुछ करंट इश्यूज हैं जैसे कि स्लैप सूट्स, डिफेमेशन केसेस, UAPA केसेस, डिजिटल मीडिया रेगुलेशन। ओके, सो ये सब आज भी प्रेस फ्रीडम का मेजर कंसर्न है एंड स्टिल द प्रेस इज वर्किंग ऑन इट। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड। सो इस स्लाइड में हम कुछ MCQs पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स का रिवीजन करेंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 एंड इट बिकेम इफेक्टिव ऑन 26 जनवरी 1950, जिसको हम रिपब्लिक डे भी बोलते हैं। देन वी हैव द PRB एक्ट 1867 में आया था, कंटेम्प्ट एक्ट 1971 में आया था, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955 में आया था, वुमेन एक्ट 1986 में आया था एंड SC/ST एक्ट कब आया था? 1989 में। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस कौन से थे? सकल पेपर्स केस इन 1962, बेनेट कोलमैन इन 1972, इंडियन एक्सप्रेस इन 1985, सुब्रमण्यम स्वामी 2016, अवीक सारकर 2014 एंड मीडिया वन 2023. Okay, now we will discuss some MCQs. So the first question is, the Press and Registration of Books Act was enacted in 1867. Now the second question is, which case upheld criminal defamation as constitutional? Okay, so the answer is Subramaniam Swamy versus Union of India in 2016. So the third question is, the contemporary community standards test in India was established in, so it was established in 2014. Okay,
क्योंकि कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट जो था अवीक सारकर केस के टाइम पे बना था इन 2014. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, इट्स अ assertion and reason. So assertion है sedition trial were put in abeyance by the Supreme Court in 2022 and the reason is IPC 124A was replaced by BNS section 152. Okay, R does not explain the A properly. So this is the main difference. Okay, तो स्टूडेंट्स आज हमने कंप्लीट डिटेल में कवर किया लॉज वर्सेस एथिक्स. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, आर्टिकल 19(1)(a), डिफेमेशन, सेडिशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, प्रेस लॉज, ऑब्सेंटी लॉज, लैंडमार्क केसेस एंड सम इम्पॉर्टेंट MCQs ऑल्सो लाइक 3-4 MCQs. सो अगर आप UGC नेट, JRF या इवन नेट या CUET का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस लेक्चर के नोट्स कम से कम 2-3 बार आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो भूल जाती हैं. सो यू नीड टू गो थ्रू द PPT थॉरोली, ठीक है, स्पेशली आर्टिकल 19, डेफेमेशन, प्रेस लॉज और लैंडमार्क केसेस आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे. मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया है आपको, नाउ यू नीड टू गो थ्रू इट योरसेल्फ. ओके, सो अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर दीजिए. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन बाय एंड टेक केयर.